मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेपीएससी सीडीपीओ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10वां मैराथन पॉलिटी पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा। तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो अगर आपने 10 के 10 मैराथन कंप्लीट नहीं किए तो सबसे पहले आपको करना चाहिए क्या क्या हमने कवर कर लिया है 10 के 10 मैराथन के बारे में मैं पहले आपको बतला दूं। डे 1 में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस कंप्लीट हो गया है। डे 2 पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करंट अफेयर के साथ। डे 3 आपका बायोलॉजी हमने किया था स्केलेटन सिस्टम। डे 4 में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। डे 5 में आपका अवार्ड सेक्शन कंप्लीट हुआ है। डे 6 में झारखंड की स्कीम जो है 2010 से 23 तक की। डे 7 में आपका एग्रीकल्चर जो लेटेस्ट डाटा है उसके ऊपर हमने पूरी बातें की है। फेस्टिवल पूरा करंट अफेयर का हमने देख लिया है आपको सारे ट्रिक के माध्यम से। कल हमने देखा इंडियन इकोनॉमिक्स का एक मास्टर वीडियो और आज हम लोग पॉलिटी पे एक और मास्टर वीडियो लेकर के आए हैं संविधान सभा से। ठीक है, बाकी जो भी कंटेंट वगैरह पेड कोर्सेज के वगैरह आपको मैंने बतला रखा है ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब आज से हम लोग आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं आपका 10वां मैराथन में संविधान सभा को। देखिए संविधान सभा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो हमने अंग्रेजों से मांग की संविधान की मांग की थी या फिर संविधान सभा की मांग की थी। सबसे पहला कंसेप्चुअली चीज़ें तो ये आपको समझना होगा इसको, क्योंकि यही हमें नहीं पता होता। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो पता नहीं है कि हमने संविधान की मांग की या फिर संविधान सभा की मांग की, जो आज हम लोगों का चैप्टर भी है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है 1 आवर में ही इस चैप्टर को ख़त्म भी करेंगे। हालांकि आप अगर कैप्सूल सीरीज से हमारा जुड़े हुए हैं, कैप्सूल सीरीज 2.0 जो हमारा अभी लेटेस्ट बैच चल रहा है इंडियन जीके के ऊपर पे, तो इसमें आपका कम से कम 3 क्लास में लूँगा। 3 आवर का लेक्चर में ये आपको कंप्लीट करूँगा विथ नोट्स। तो आज लेकिन मैं इसको कंप्लीट करूँगा 1 घंटे पे इस यूट्यूब पे। तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंस भी होगी, लेकिन हाँ समय कम है और भाई वहाँ पेड कोर्स है। तो वो आप अगर चाहते हैं आगामी आपका जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आगामी आपके जो भी पेपर है जेपीएससी की प्रिपरेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी 70वीं अगर आपको देना है, सीजीएल का देना है पेपर, बिहार एसएससी दरोगा का पेपर है, एसएससी है, तो आप इस बैच से ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं संविधान सभा, तो आपको पता है आपको किस में पढ़ना है। इसमें इसको आप बोलते हैं राज्य व्यवस्था, ठीक है ना। राज्य व्यवस्था के नाम से ही आप इसे पुकारते हैं। तो राज्य व्यवस्था कहने का मतलब ये है कि आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि राज्य और व्यवस्था के बीच का डेफिनेशन या इन दोनों के बीच के अंतर को। राज्य कहने का मतलब क्या है? राज्य कहने का मतलब है राष्ट्र, या इसे में आप कह सकते हैं नेशन, या फिर आप बोल सकते हैं प्रकार से देश या कंट्री। तो आपका भारत जो है, आपका इन द सेंस कि हमारा भी भारत है, तो हमारा भारत क्या है? एक राष्ट्र है, देश है। यानी कि हमारा जो भारत है जिसे हम कहते हैं राष्ट्र, तो इसके लिए 4 कंडीशन होती है। जो भारत की हम बात कर रहे हैं ये क्या है? अपना एक राष्ट्र है, एक नेशन है। तो इसके लिए 4 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। पहला कंडीशन ये, आपको राष्ट्र का दर्जा तब दिया जाएगा जब एक फिक्स पॉपुलेशन वहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर एक जनसंख्या होनी चाहिए। सेकंड की अगर बात की जाए, देखिए अगर 1947 से पहले की अगर हम बात कर ले तो भारत एक नेशन का दर्जा भारत को नहीं था। क्यों नहीं था उसको समझिएगा अभी। पहला तो कंडीशन ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन एक फिक्स होनी चाहिए, एक फिक्स क्षेत्र होना चाहिए, यानी कि एक फिक्स बाउंड्री होनी चाहिए। तो हमारी एक बाउंड्री भी थी। थर्ड, हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक सरकार भी होनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं आपने 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ कहा भी था कि 11 प्रांत में विधानसभा और 6 प्रांतों में विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार भी थी। लेकिन जब बात करते हैं संप्रभुता की, यानी कि सॉवरेन की, सॉवरेन कहने का मतलब ये कि आपका जो देश है, आप पूरा का पूरा अधिकार रखते हैं कोई भी कानून बनाने के लिए, यानी कि आपके ऊपर किसी अदर कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है। तो 1947 से पहले भारत के ऊपर पूरी तरह से किसका कंट्रोल था? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन का। तो हमारे पास पॉपुलेशन तो थी, बाउंड्री भी थी, सरकार भी थी, लेकिन हम सॉवरेन कंट्री नहीं थे। फाइनली 1947 के बाद भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत एक संप्रभुता वाला देश बना। तो यानी कि भारत, फिर हम क्या कर सकते हैं? भारत को एक नेशन यानी कि राष्ट्र कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले ले, तिब्बत की बात कर ले, तो तिब्बत के पास अपना एक पॉपुलेशन तो है, एक क्षेत्र भी है, सरकार भी है, लेकिन वो संप्रभुता नहीं है, कंट्री नहीं है, संप्रभुता वाला देश नहीं है, सॉवरेन कंट्री नहीं, क्योंकि चाइना ने इस पे क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। अब यहाँ की सरकार तो है, लेकिन सरकार अपने अकॉर्डिंग कोई भी कार्य नहीं करती है, चाइना का इस पे पूरा कंट्रोल होता है। इसलिए तिब्बत एक राष्ट्र नहीं है, तिब्बत कोई एक नेशन नहीं है, तिब्बत कोई एक देश नहीं है।
ठीक है, क्योंकि क्या है, एक सॉवरेन कंट्री नहीं है। जब ये अगर आज़ाद हो गया तिब्बत, तब ये फिर तिब्बत को भी नेशन का दर्जा मिल जाएगा। तो ये राज्य तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं व्यवस्था के बारे में। देखिए, व्यवस्था कहने का मतलब क्या है, अगर कोई कानून है तो सबसे पहले कानून को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो उसके बाद उस कानून को क्या किया जाएगा, लागू कराया जाएगा। और अब ये कानून कितना सही है कितना गलत है, यानी कि कानून को एक्सप्लेन करने वाला कोई होना चाहिए। तो एक कानून बनाने वाला चाहिए जिसे हम कहेंगे लेजिस्लेचर, यानी कि जिसे हम कहेंगे विधायिका। और एक होगा कानून इम्प्लीमेंट करने वाला जिसे हम कहेंगे कार्यपालिका, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एग्जीक्यूटिव। और उसको व्याख्या यानी कि एक्सप्लेन करने वाला, कानून कितना सही है कितना गलत है या उसको रद्द करने का भी पावर जो जिसके पास होता है, जिसे हम कहते हैं जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। तो विधायिका कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, केंद्र में आप लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं, यही स्टेट में आप चले जाएंगे तो विधानसभा विधान परिषद की बात करते हैं। कार्यपालिका यानी कि मंत्री, सिंपल, केंद्र में आपके एमपी हो जाएंगे। अब वही राज्य में जाएंगे तो आपको एमएलए विधायक मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हो गया। और जुडिशियरी की बात की जाए तो आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, आपका लोकल कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हो गया आपके जुडिशियरी। ये हो गया मंत्री यानी कि आपका एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाएगा, और कानून को बनाने वाला यानी कि लोकसभा राज्यसभा, या सिंपली बात स्टेट में बात करेंगे तो आपका विधानसभा या फिर विधान परिषद। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, व्यवस्था। यानी कि जो राष्ट्र आपने बात की, यानी कि जो राज्य की बात की, यानी कि नेशन का जो आपने बात किया, इसमें कैसे कानून को इम्प्लीमेंट कराना है, कानून को बनाना है, और कितना कानून सही है। यानी कि जो जनता का कोई भी मौलिक अधिकार हनन ना हो, अगर हनन होगी तो आपकी जुडिशियली को पूरा पावर है कि उस कानून को रद्द भी किया जा सकता है। तो राज्य व्यवस्था का अब आपका ये कंसेप्ट पहले तो ये क्लियर हुआ, यानी कि राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है ये आपको समझ में अब आ गया। ठीक है, पहली पॉइंट तो क्लियर है। अब दूसरा, राजतंत्र और लोकतंत्र से पहले समझते हैं कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, लिखित संविधान, ठीक है, ये हो गया आपका लिखित संविधान, और एक है आपका अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे कहेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, फटाफट चीज़ों का एक्सप्लेन, ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने फिर से कहा कि ये लेक्चर 1 घंटे में ख़त्म करना है, और इसको हम अपने पेड कोर्स में 3 घंटे में ख़त्म करते हैं। तो भाई डिफरेंस तो मिलेगा, क्योंकि अभी जो मैं आपको 1 घंटे में ख़त्म कर रहा हूँ, और आप पेड कोर्स में जो आपका पहला क्लास हुआ उसमें केवल मैंने एक्सप्लेन ही किया है इसको ही, इस पांचों पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है, और संविधान सभा के मेन बैकबोन को चीज़ को आपको समझाया है। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे इतना डिटेल नहीं चल सकते हैं। देखिए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान का मतलब क्या है। अलिखित संविधान कहने का मतलब और लिखित संविधान कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई देश में जहाँ संविधान लिखा हुआ रहेगा उसको लिखित संविधान कहेंगे, कोई ऐसा देश जहाँ पे संविधान लिखा हुआ नहीं है यानी बोल करके चीज़ें चल रही है उसको अलिखित संविधान कहेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। कई अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडिया में लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लिखित संविधान कहने का मतलब यह है कि अगर इंडिया नेशन है, ठीक है, इसका जो हेड है, तो अब इसका जो हेड है इंडिया का, अगर कोई कानून बनाना चाहता है तो इसके कानून बनाने के लिए क्या होते हैं, बहुत सारे सेशन किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारी असेंबली होती, बहुत सारी सभा होती। एक सभा होगी, इसमें बहुत सारे मेंबर बैठेंगे और उस कानून के ऊपर क्या होगा, डिस्कशन किया जाएगा। फिर सेकंड मीटिंग की जाएगी और यहाँ से जो भी आउटकम आया है, जो भी रिपोर्ट जो भी आएगी, उस रिपोर्ट को यहाँ रखा जाएगा और यहाँ पे फिर से बहुत सारे लोग बैठेंगे, उस पर डिस्कशन किया जाएगा, जो उसके पॉजिटिव हैं और जो उसके नेगेटिव चीज़ें हैं, उसमें क्या सुधार करना चाहिए। तीसरा सेशन फिर से बुलाया जाएगा, उसमें बैठ करके लोग फिर से उस चीज़ को हटाया जाएगा जो जनता के लिए सही नहीं है, या जनता में और भी कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहिए, उसको ऐड करेंगे, कुछ चीज़ों को निकालेंगे। एंड देन फिर फोर्थ सेशन कराया जाएगा, उसके और भी डिटेल में डीप में जाके चीज़ों को डिस्कशन किया जाएगा। जो कानून बनाया जा रहा है उस कानून के विशेषज्ञ, उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को यहाँ पर बैठा करके चीज़ें चलती है। फिर देन फाइनली उस पाँचवां सेशन में उस कानून को फिर क्या किया जाएगा, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर किया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की परमिशन करनी जाएगी। यानी कि एक दर एक करके एक पीढ़ी, मतलब कि फर्स्ट सेशन, दूसरा सेशन, यहाँ से जैसे जैसे रिपोर्ट पास होते जा रही है तब जाके फाइनल पे क्या हो रहा है, आपका कानून बन रहा है। लेकिन ये हो गया आपका लिखित संविधान का कंसेप्ट। लेकिन यही जब बात करेंगे अलिखित संविधान में, तो यहाँ पर आपको एक निर्णय दे दिया गया है और उस निर्णय को फिर क्या किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब सोचिए, यहाँ पे जो कानून कह दिया गया उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन अब अगर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं ये कानून सही नहीं, तो उनको तुरंत से क्या किया जाएगा, उसको रद्द भी किया जा सकता है।
तो ये हो गया आपका आलिखित संविधान, यानी कि जिस देश में आलिखित संविधान है उसे हम कहेंगे एक फ्लेक्सिबल है, यानी कि लचीली संविधान जिसको कहेंगे। मतलब यहाँ पे सरकार जैसा चाहे जब चाहे स्थिति के अनुसार तुरंत ही या अपनी प्रॉफिट के अनुसार या अपनी सत्ता बनाए रखने के अनुसार कोई भी कानून को वो बना सकती या हटा सकती। लेकिन जहाँ लिखित संविधान है, यानी कि इंडिया की अगर बात कर ले, लिखित संविधान है जहाँ, वहाँ पे इतना आसान नहीं है कोई भी कानून को बनाना या कोई भी कानून को तुरंत हटा लेना। इसके लिए आप देखते हैं सबसे पहले बिल आती है। बिल को क्या किया जाता है, बिल को रखा जाता है लोकसभा में, लोकसभा में डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से अगर वो बिल पर सिग्नेचर किया जाएगा तब जाकर ये लोकसभा से ये बिल आपका कहाँ आएगा, आपके राज्यसभा में आएगी। फिर राज्यसभा में उस बिल पर बहस की जाएगी एंड देन 2/3 वोट से अगर मेजोरिटी से बिल पास हुआ तब फाइनली यहाँ से बिल आपके प्रेसिडेंट के पास आएगा। और प्रेसिडेंट जब तक इस पर सिग्नेचर नहीं करेगी तब तक ये बिल आपका एक्ट यानी कि कानून नहीं बनेगा। यही प्रोसेस है। तो ये कहाँ आपको मिलेगा, जहाँ आपका लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान को आप कह सकते हैं ये आपका एक रिजिड और साथ के साथ फ्लेक्सिबल भी है। खास करके भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे कानून हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले कि नागरिकता के ऊपर अगर भारत सरकार को कानून बनानी है तो इसके लिए इतना आसान नहीं है भारत सरकार को। सबसे पहले वो लोकसभा में आएगी, बिल को रखेगी, डिस्कशन है, वहां से पास होगा, देन आपके राज्यसभा पे आएंगे। राज्यसभा में बहुत सारे राज्य के अपोजिशन लीडर बैठेंगे। तो ये एक सिंपल टास्क नहीं है नागरिकता के ऊपर कोई भी कानून लाना। लेकिन यही आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में 370 का धारा को हटाना था तो कोई इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए थी सरकार को, 2/3 वोट नहीं चाहिए। 2/3 वोट कहने का मतलब ये है कि मान के एक रफ एग्जांपल ले रहे हैं कि आपकी सदन में यानी कि लोकसभा में 100 लोग बैठे हुए हैं, तो 100 का 2/3 यानी कि कितना हो जाएगा, 33, यानी कि कम से कम 66 लोग का सिग्नेचर होना चाहिए उस बिल पे। 66 से कम लोगों का सिग्नेचर, 64 लोगों का सिग्नेचर है तो भी वो बिल वहीं पर रद्द हो जाएगा। समझ में आया? तो ये एक टास्क काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए रिजिड भी आपने देख लिया नागरिकता के ऊपर कानून बनाने के नियम पे, और फ्लेक्सिबल देखा आपने 370 की अगर धारा हटानी है तो भारत का संविधान रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन जहाँ अलिखित संविधान है उसे हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल। ये हो गया। अब आइए बात करेंगे हम लोग संविधान की और संविधान सभा की। संविधान और संविधान सभा की, देखिए ये समझना होगा कि संविधान और संविधान सभा के कंसेप्ट को, यानी कि जो आपका चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये मेन चैप्टर को ही आज हमें समझना है। तो देखिए आप जब अंग्रेजों के अधीन थे तो हमने क्या किया, संविधान मांगा या फिर संविधान सभा की मांग की। ठीक है, हमने संविधान की मांग की या फिर संविधान सभा की मांग की, इसके ऊपर मेन इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो देखिए संविधान कहने का मतलब क्या है कि भारत में कैसे शासन किया जाएगा, क्या नियम कानून होगी, वो हो गया आपका संविधान। तो अगर हम अंग्रेजों से संविधान मांगेंगे तो अंग्रेज कैसा संविधान बना के देगा, अपने अकॉर्डिंग बना के देगा। और संविधान सभा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ एक असेंबली की बात हो रही है, एक सभा होगी जिसमें चुन करके सदस्य आएंगे और ये सदस्य भारत में कैसे शासन होगा वो भारतीय खुद बैठ करके संविधान का निर्माण करेंगे। यानी कि ये संविधान सभा की मांग हम लोग करेंगे अंग्रेज से या फिर संविधान की मांग करेंगे, तो हम लोग संविधान सभा की मांग किए थे। क्लियर हो गया? अब ये संविधान सभा की हम लोग जब मांग करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे क्या कराया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। चुनाव में जो सदस्य भारतीय चुन करके आएंगे, आप देखेंगे अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुमत में आएगी और यहाँ पर बैठ के अपनी इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार का गठन करेगी और देन फिर कई सारे मीटिंग और कई सारे सेशन, कई सारी बैठक करवाएंगे और तब जाके भारत का संविधान कैसा होगा ये प्रारूप तैयार करेंगे। इसके तहत ये कई तरह के समिति कमेटी का भी गठन करेंगे। ये हो गया। इसके बाद समिति और कमेटी, जब कोई भी ऐसी घटनाएं घटित होती है देश में या कोई हमें कानून बनाना होता है तो सबसे पहले हम समिति का गठन करते हैं। अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई कानून बनाना तो एक समिति का गठन करेंगे 4-5 मेंबर की। अब इसमें वो मेंबर बैठेगा जो लॉ एंड ऑर्डर का विशेषज्ञ होगा, उस क्षेत्र में वो कभी कार्य किए होंगे या उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखे होंगे। तो उसमें 4-5 में एक हेड होगा तो उसको हम अध्यक्ष भी कहेंगे, या उस अध्यक्ष के नाम से उस समिति का नाम भी रख दिया जा सकता है। जैसे कि इसका हेड अगर मुझे बनाया जाएगा तो हो सकता है उस समिति का नाम ही हो जाएगा अभिषेक कमेटी। क्लियर हो गया? तो समिति का भी कंसेप्ट क्लियर है। अब बात करेंगे राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र और लोकतंत्र में सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए राजतंत्र कह रहे हैं यानी कि यहाँ पे राजा का कंसेप्ट है, यानी कि जो वहाँ देश का हेड है वो कौन होगा, राजा होगा। और लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी कहने का मतलब है वहाँ का जो हेड होगा वो हेड, यहाँ पर भी जो हेड है वो हेड का चुनाव किया जाएगा।
अब ये राजा कैसे बनेगा? वंशानुगत, ठीक है ना भाई, यानी यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी वही देश का राजा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो राजा कह देंगे वही होगा। अब देखिए यहाँ पे भी दो तरह से राजतंत्र होते हैं। अगर आप ब्रिटेन में आप राजतंत्र देख रहे हैं तो जो राजा कह दिए हैं उस राजा के आदेश को यानी कि उसके चार्टर को पहले सदन में रखा जाएगा। अब इस दोनों सदन से अगर पास होगा तब जाके उसको कानून बनाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे देश है जहां पर वैसा राजतंत्र है जो राजा ने कह दिया वही होगा। तो ये राजतंत्र खतरनाक है जनता के लिए, ये राजतंत्र सही है। बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो राजा का कोई चयन नहीं किया जाएगा, चुनाव नहीं होगा, वंशानुगत यहाँ पर प्रणाली चलेगी। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर जो हेड ऑफ नेशन आप राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में यानी कि जनता उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एमपी एमएलए जो हम चुन करके भेजते हैं वही उस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और उसका क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। ये कंसेप्ट है और इसलिए इसे कहा जाता है गणतांत्रिक देश। बस इतना सा ही रखेंगे, ज़्यादा डिटेल इसको नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पे, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जब बात करते हैं तो यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे भी इसके पीछे एक हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है। चाहे यहाँ पे आपको लेके चल सकते हैं हम, बहुत डिटेल करना चाहें तो संविधान सभा को, और करना भी चाहिए अगर पढ़ना है तो। आप जब पीएससी जैसे एग्जाम दे रहे तो 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा कहानी को, कि यहाँ पे आपको बताया गया था कि प्रांतों में क्या किया गया था? द्वैध शासन लगा दिया गया था। अब ये जो द्वैध शासन लगाया गया है, इस द्वैध शासन का हर 10 साल में क्या कर दी जाएगी? समीक्षा की जाएगी, जिसके लिए हर 10 साल में यानी कि 1919 के बाद 1929 में एक कमीशन को भेजा जाएगा ब्रिटेन से। और ये जो द्वैध शासन प्रणाली जो लागू की गई है, ये द्वैध शासन प्रणाली के तहत जो भी शासन प्रणाली सिस्टम चली है भारत में, वो कितना सही है कितना गलत, कहीं लूटपाट, जिस प्रकार से 1765 से 1772 में लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था, जो जिसे कहा जाता है भारत की लूट, और वारेन हेस्टिंग ने इसको एबोलिशन कराया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 10 साल में इसकी समीक्षा कर रहे हैं, ब्रिटेन से ऐसा कहा गया। लेकिन 1929 में ब्रिटेन में होने वाला था इलेक्शन, इसीलिए 2 साल पहले 1927 में ही एक आयोग को भेजा गया जिसके हेड थे जॉन साइमन, ठीक है ना, जॉन साइमन। और इस जॉन साइमन के नाम से ही, इस सर जॉन साइमन के नाम से इस कमीशन का नाम रख दिया गया था साइमन कमीशन। जिस समय साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, ठीक है। देखिए शासन कर रहा है अंग्रेज, इस रिपोर्ट, इस शासन के जो समीक्षा करने वाले वो भी कौन है? अंग्रेज। और ये अंग्रेज रिपोर्ट भी कहाँ देंगे? ब्रिटेन के संसद में, जहाँ बैठेगा अंग्रेज। तो भारतीय इसका पूर्ण रूप से विरोध किया साइमन कमीशन का, कि यहाँ पे कम से कम एक भारतीय तो होना ही चाहिए। शासन कर रहे हैं आप, समीक्षा भी कर रहे हैं आप, और आप इस समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट भी जहाँ प्रस्तुत करेंगे वहाँ भी बैठ रहा है कौन? अंग्रेजी। तो साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से विरोध किया गया। और इसी विरोध में आपने बंबई में कहानी जो सुना था, लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, और इसकी मृत्यु के बाद साइमन कमीशन का बुरी तरह से पूरे भारत में विरोध होता है। और साइमन कमीशन देन फाइनल वापस ब्रिटेन जाकर के अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। लेकिन ये सारी बातें ब्रिटेन को पता, ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन पार्लियामेंट तक पता चलती है कि साइमन कमीशन का इस प्रकार से विरोध किया गया है। तो ये जो रिपोर्ट साइमन कमीशन ने भेजी थी ब्रिटेन पार्लियामेंट में, तो ब्रिटेन पार्लियामेंट ने कहा कि इस रिपोर्ट के ऊपर भारतीयों को चर्चा करने के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का जो ईयर रहता है 1931, 1932। अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि इसी साइमन कमीशन का जब विरोध किया गया तो 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी, इन्होंने जो उस समय जो भारत का जो वाइसराय हुआ करता था लॉर्ड बर्कनहेड, उनसे सेल्फ रूल यानी कि स्वराज की मांग की। स्वराज इन द सेंस कि भारत में हम शासन करने वाले हैं, हम खुद शासन करेंगे, सेल्फ रूल बनाएंगे, कानून बनाएंगे, यानी कि सिंपल सी बात है संविधान बनाएंगे। यानी इनडायरेक्टली वे में संविधान सभा की मांग देखिए 1928 से स्टार्ट हो रही है। तो अब लॉर्ड बर्कनहेड कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको भारत में शासन करना है तो आप एक प्रस्तुत करें संविधान कि किस प्रकार से आप भारत में शासन करेंगे, आप में संविधान तैयार करके प्रस्तुत करें। तो 1928 में लखनऊ में सर्वदलीय बैठक कराई जाती है और उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट जारी करते हैं। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट में बस वही बात लिखते हैं नेहरू जी कि किस प्रकार से भारत में शासन किया जाएगा, लेकिन अंग्रेज जो होते हैं इसको क्या करते हैं? स्वीकार नहीं करते हैं। और इस 3 गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को बुलाया जाता है। इस पहले भारतीय जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करती नहीं है। अब देखिए इसका मेन मोटिव क्या है गोलमेज सम्मेलन का? जो रिपोर्ट साइमन कमीशन ने भेजा उसके ऊपर भारतीयों को शामिल करना, उसको डिस्कशन कराना, उसकी बातों को सुनना और उनको ये दिखाना कि जो द्वैध शासन प्रणाली है वो सही है। और उसके लिए अंग्रेज ये चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई लीडर जरूर आगे पार्टिसिपेट करे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। दूसरे में अब ये हुआ था कि 1931 का जो कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का,
1931 की ये बात है। 1931 के कराची अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मौलिक अधिकार की मांग की थी। इसी मौलिक अधिकार की बात को और मजबूती देने के लिए 1931 में महात्मा गांधी को 1931 में यानी कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भेजा जाता है, और इसी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी मौलिक अधिकार की मांग भी करते हैं। मेन रीजन यहाँ पर गांधी जी को भेजने का रीजन समझ रहे हैं, जो 1931 का सेशन हुआ था आईएनसी का कराची में, ये पूछा गया, जेपीएससी का सवाल भी है आपका कि आईएनसी का कौन सा सेशन 1931 का कराची सेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो इसी मुद्दे को, मौलिक अधिकार के मुद्दे को और मजबूती देने के लिए गांधी जी को यहाँ भेजा गया। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें देखी गई कि मुस्लिम संगठन से मुस्लिम लीग ने अपने मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल की मांग करने लगे। बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा उधर दलितों के लिए निर्वाचक मंडल, सिख अलग अपने निर्वाचक मंडल की मांग करने लगे। यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से ये भी सेकंड गोलमेज सम्मेलन फेल होता है, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। अब देन 1935 में आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है मैराथन में। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आपने देखा क्या किया था, सबसे पहले 11 प्रांत में विधानसभा की स्टैब्लिशमेंट की गई, और इसी 11 में 6 में विधानसभा और विधान परिषद की गठन की गई। और 1935 के जस्ट 2 साल बाद 1937 में फर्स्ट प्रोविंस इलेक्शन कराया गया, यानी कि प्रांतों में क्या कराया गया, चुनाव कराए गए। और इस प्रांतों में चुनाव का रिजल्ट ये देखने को मिला कि 11 में 8 प्रांत में आईएनसी की सरकार बनी है, 8 में 5 बहुमत की सरकार थी, और 3 गठबंधन करके मुस्लिम लीग से मिलकर के बनाई थी। लेकिन 1937 के बाद 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, इस सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन क्या किया, भारत को भी शामिल कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वार में, बिना आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के परमिशन, भारतीयों से पूछे बिना। तो इस कारण ये जब बात पता चली आईएनसी को, तो आईएनसी ने अपनी सरकार वहीं पे सारे 8 प्रांत में गिरा दी और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। तो देखिए, एक तो अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरी तरह से फंस गया है अब, और उनको सेना की जरूरत है, भारतीय सेना की। भारतीय सेना अब इसमें भाग ले नहीं रहे हैं। तो अंग्रेज इनको कहते हैं कि ठीक है, युद्ध समाप्त होगी तो आपको संविधान सभा, आप अपना संविधान बनाने के लिए आपको अधिकार दे दिया जाएगा। तो भाई इसका पूरी तरह से बॉयकट किया जाता है, क्योंकि भारतीयों को अंग्रेजों पर अब विश्वास था नहीं। तो फिर 1939 की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता। 1939 के बाद अब 1940 में ये आता है ऑफर लेकर के अंग्रेज, अगस्त ऑफर के नाम से, जिसका बॉयकॉट किया जाता है। वही बात रखी जाती है कि आपके लिए संविधान बनाया जाएगा, एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी, युद्ध सलाहकार परिषद बहुत बार पूछा गया पीसीएस में, और गवर्नर जनरल का जो परिषद उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। ये सब समझ में आ रहा होगा आपको पॉइंट। तो फिर इसका विरोध किया गया 1940 का, एंड देन 1942 में फिर से एक क्रिप्स मिशन भेजा गया। इसमें भी यही बात रखी गई कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होगा आपके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसका भी बॉयकॉट किया गया, और 1942 में भारतीय ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और इसी में नारा दिया गांधी जी ने, करो और मरो की। तो फिर फाइनली 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है। इधर ऑस्ट्रेलिया, चाइना और अमेरिका भी प्रेशर ब्रिटेन के ऊपर डाल रहे हैं कि भारत को जितना जल्दी हो सके स्वतंत्र करे। और 1945 में जब अमेरिका के द्वारा जापान में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम छोड़ करके इस सेकेंड वर्ल्ड वार का क्या होता है, अंत होता है। और इसके कारण पूरा यूरोप में आर्थिक मंदी सी स्थिति हो जाती है। फाइनली यूएनओ का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की, क्या करने के लिए, शांति के लिए, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार की तरह तीसरा वर्ल्ड वार ना हो। इसलिए तुरंत ब्रिटेन को कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सकता है भारतीयों को स्वतंत्र किया जाए। तब 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा, 3 लोगों के सदस्य की एक टीम होगी, जिसमें ये कैबिनेट मिशन का मेन क्या है ऑब्जेक्टिव, कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन करना, यानी कि संविधान सभा का गठन करने के लिए भेजा जाएगा। अब ये सभा में जो बैठेंगे लोग, उसके लिए क्या कराना है, चुनाव कराना है। ये मेन काम है कैबिनेट मिशन का, ताकि यहाँ से चुनाव के बाद जो लोग चुन के आएंगे वो संविधान सभा में बैठेंगे, और ये लोग बैठ करके क्या करेंगे, भारत का संविधान बनाएंगे। और जब ये प्रोसेस जब तक चलेगा तब तक 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसी के तहत भारत में शासन चलेगा। तो संविधान सभा का यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है, चीज़ें क्लियर है। तो चलिए, ये हो गया पॉइंट कि संविधान सभा का कैसे यहाँ तक हमें पहुँचना है। अब आते हैं एक एक करके चीज़ों को फटाफट खत्म करेंगे। संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान का जो निर्माण हुआ किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा। हमारा संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। अलिखित संविधान का कंसेप्ट आपको क्लियर है। हम लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या मांगा, संविधान सभा की मांग की, ना कि संविधान की मांग की। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जो मांग की गई थी 1895 में, याद रखना है सबसे पहला मांग जो हमने किया था। देखिए 1895 में यहाँ पे मिसिंग है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक ने एक विधायक लाए थे, ठीक है ना, एक विधायक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में एक विधायिका लाए थे, जिसका मेन उद्देश्य था कि संविधान सभा का ही औपचारिक रूप से
या फिर लिखित रूप से कहीं भी उन्होंने संविधान सभा का जिक्र नहीं की थी। इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनौपचारिक रूप से, मौखिक रूप से संविधान सभा की अभिकल्पना या मांग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और अगर आपसे कोई पार्टी का नाम पूछ लिया जाए तो 1934 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले, तो क्या याद रखना, एक तो अनौपचारिक अनऑफिशियली तौर से विधायक लाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में, जिसका अब क्या है उद्देश्य था, संविधान का ही मांग था। तो ये एक अभिकल्पना की गई थी मौखिक रूप से, अनौपचारिक अनऑफिशियली तौर से। ऑफिशियली तौर से अगर बात किया जाए तो जो संविधान सभा की मांग की थी एम एन रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में। ये ऑफिशियली तौर से, व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाएगा तो आप टिक करके रहेंगे। एम एन रॉय का संबंध आप पूछा जाएगा ये किसके जनक है, तो साम्यवादी और वामपंथी आंदोलन के भी है। और ये भी याद रखिएगा पार्टी तो 1934 में कौन सी पार्टी थी, तो स्वराज पार्टी। पार्टी के रूप से अगर नाम पूछा जाएगा तो कौन सा पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की, तो स्वराज पार्टी। व्यक्तिगत रूप से पूछा जाएगा तो एम एन रॉय। अब 1946 में कैबिनेट मिशन आ गया है, इसमें 3 सदस्य की टीम आई थी, एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और क्रिप्स। इसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। जब ये कैबिनेट मिशन भेजा गया तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे और भारत के राजा जॉर्ज 6 थे और भारत का वाइसराय लॉर्ड वेवल था। ठीक है भाई। अब इस कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा का जो फॉर्मेशन किया गया था कैबिनेट मिशन, इसी का मेन उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन करना और इसमें जो बैठेंगे लोग उसके लिए क्या करना, चुनाव कराना। तो 1 जुलाई 1946 को निर्वाचन कराया जाएगा। संविधान सभा में जो चुन करके लोग आएंगे कितने, 389 सदस्य चुन करके आएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। अब इस 389 का भी कंसेप्ट समझ लिए, 389 सदस्य जो चुन करके आने वाले हैं, ठीक है ना भाई, 389 सदस्य। देखिएगा 389 सदस्य कहाँ से चुन के आएंगे, 11 जो प्रांत थे यहीं से चुन के आएंगे। अब 11 प्रांत में 10 लाख की जनसंख्या में एक सीट होगा, तो 389 को 3 भाग में बांटा जाएगा। 93 जो होंगे देसी रियासत से, यानी देसी रियासत कहने के बाद जो 93 जो प्रांत, मतलब कि प्रांतों में जो राजा हुआ करते थे, उन राजा को मनोनीत करके, ठीक है ना, इसमें बैठाया जाएगा संविधान सभा में। यानी 93 राजा का चुनाव नहीं होगा, इनको मनोनीत किया जाएगा। अब टोटल बच रहे हैं आपके पास 296। अब इस 296 में 2 भाग में बांटा गया, 292 प्लस 4 जो सीट रखा गया 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। एक था आपका दिल्ली, एक है आपका अजमेर, एक हो जाएगा आपका बुर्ज या फिर बोल सकते हैं कर्नाटक, और एक हो जाएगा आपका बलूचिस्तान। और ये 292 सदस्य ये प्रांत से, यही 11 प्रांत से 10 लाख की जनसंख्या में एक सीट रखा गया, इनका चुनाव कराया गया। इस चुनाव में ये रिजल्ट आया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 वोट मिलती है, 73 मुस्लिम लीग को और रेस्ट इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय पार्टी थी उनको मिलती है। ठीक है, तो अब यानी कि बहुमत में सरकार किसकी आ गई, आईएनसी की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो 11 राज्यों में चुनाव हुआ जिसमें 292 सदस्य, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, दिल्ली, अजमेर, बुर्ज, कर्नाटक, बलूचिस्तान से हो गया, और 93 देसी रियासत। ये सब चीज़ें क्लियर है। इनको क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। कितने एक सीट पे, कितने जनसंख्या पे, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट थी। और ये आपका मैंने बतला दिया है, कांग्रेस को इतना सीट मिली है, ये आपका ब्रिटिश प्रांत से चुन करके आया है। अब आगे बढ़ते हैं, सरकार किसकी बन रही है, आईएनसी की। तो उस समय भारत का जो वाइसराय था लॉर्ड वेवल था, इन्होंने क्या की, अंतरिम सरकार की गठन करने को कहा। यानी कि आप अंतरिम सरकार की गठन कीजिए कि रेल मंत्री कौन होंगे, रक्षा मंत्री कौन होगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, गृह मंत्री कौन होंगे। तो फाइनली 2 सितंबर 1946 को फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। अब इस नोट्स में मैंने नहीं लिया है, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे आपसे नाम पूछा जाएगा, रेलवे मंत्री कौन थे पहले, डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, गृह मंत्री कौन थे, इस तरह से। और फाइनली 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है। तो देखिए 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 1 जुलाई 1946 को पहला चुनाव कराया गया कि इसमें लोग जो बैठने वाले होंगे सदस्य की चुनाव हुई, और फाइनली 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनी और संविधान सभा का गठन हो गया। अभी देखिए भारत में शासन कैसे चल रहा है, 1945 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही, क्योंकि अभी संविधान सभा बना है। अब ये लोग बैठ करके सारे लोग जो चुन करके आए हैं, अब क्या करेंगे, ये लोग संविधान का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब 3 मीटिंग होगा इस संविधान सभा का, इंपॉर्टेंट याद रखना है। मीटिंग तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं अभी आऊँगा हर एक मीटिंग पे भी। 3 मीटिंग याद रखना है कि पहला मीटिंग जो होता है, प्रथम बैठक दिल्ली में आयोजित कराई जाती है 9 दिसंबर 1946 को। 211 सदस्य इसमें होते हैं। इसमें अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट चेयरमैन जो बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। जस्ट 3 दिन के बाद यानी कि 9 दिसंबर 1946 सॉरी 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग होती है, जिसके परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है,
तो परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से सेशन में, सेकंड सेशन में चयनित होते हैं। तीसरा मीटिंग जो होते हैं जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 में, इस दिन क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्ताव पारित करते हैं। यानी ये कि तीसरा जो मीटिंग हुआ 1946 में, इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहने का मतलब है कि भारत का संविधान एक मूल ढांचा इन्होंने तैयार करके एक प्रस्ताव पारित किया, इन्होंने रखा इस मीटिंग में कि भारत में जो संविधान हुआ कैसे होगा, कैसे सारी चीज़ें चलेगी, और इसे ही आगे चलकर हमने प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल का नाम दिया था। ठीक है, ये सब पॉइंट क्लियर है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन से मीटिंग में, तो तीसरा मीटिंग था। तीसरे मीटिंग कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था, जिसमें क्या किया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या किया गया, प्रस्ताव लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये अभी रिपोर्ट लाई गई, उस का प्रस्ताव लाया गया। इसके ऊपर फिर सभी लोग क्या करेंगे, बैठ करके डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसा संविधान होगा, नहीं होगा, क्या बातें लिखी गई है नेहरू जी के द्वारा। एंड देन फाइनली देखिए 13 दिसंबर के बाद 22 जनवरी को संविधान सभा के द्वारा ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पारित रखा था, उसको क्या कर लिया, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया कि इस प्रकार से भारत का संविधान होगा। अब भारत के संविधान जो तैयार की गई, इसमें 70%, याद रखना है 70%, लगभग 70% हमने 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें जो बातें कानून थी उसको हमने अपने संविधान में ऐड किया, और 30% के लिए हमने बहुत सारे दूसरे देशों के संविधान को हमने पढ़ा, वहाँ से हमने ऐड ऑन किया। तो दूसरे देशों के संविधान से जो हमने लिया उसको हम लोग दूसरे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि फॉरेन से जो भी हमने अपने संविधान में ऐड ऑन किए हैं। लेकिन इस 70% में जो 1935 में हमने मौलिक अधिकार नहीं लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखिएगा। अब जब दूसरा मीटिंग की अगर बात किया जाए, जो दूसरा मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसमें आपका परमानेंट अध्यक्ष तो चुने ही गए थे, यानी कि जो आपके परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साथ के साथ इसमें संविधान सभा के उपाध्यक्ष डिप्यूटी चेयरमैन भी चुने गए थे एस सी मुखर्जी को, और संविधान सभा के संवैधानिक यानी कि लीगल एडवाइजर भी चुन लिए गए थे बी एन राव। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। और संविधान सभा के सदन समिति के प्रमुख किनको बनाया गया था, के एम मुंशी जी को। हाउस ऑफ कमिटी के हेड किसको बनाया गया था, के एम मुंशी जी को। अब याद रखना इसमें मेन चीजें यहाँ से पूछी जाती है कि इसमें संविधान सभा में हैदराबाद जो था वो एकमात्र रियासत थी जिसने संविधान सभा में अपने सदस्य नहीं भेजे थे। दूसरा, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। संविधान सभा में कुल कितने मीटिंग हुए, तो देखिए याद रखना कुल 105 मीटिंग हुई, बैठक हुई भाई, डेली बैठक हो सकती है, गैप करके भी है। सेशन एक लंबा टेन्योर में चलता था, 1 वीक का भी हो सकता है सेशन, 10 दिन का भी सेशन हो सकता है, 15 दिन का भी, 1 महीने का भी सेशन हो सकता है। तो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में देखेंगे पीसीएस वगैरह में अभी सेशन से सवाल पूछा जा रहा है। तो ये 12 सेशन का डायरेक्ट डेट पूछा जा रहा है। खास करके आप 10वां सेशन याद रखिएगा, 12वां सेशन याद रखिएगा, पहला सेशन याद रखिएगा कब से कम 9 दिसंबर से 23 दिसंबर चला था। ये 10वां 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चला था। 12वां जो अंतिम था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 11वां भी याद रखेंगे 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था। अब ये जो 11वां सेशन हुआ, यानी टोटल कितनी मीटिंग हुई, देखिए संविधान जो भारत का बना 2 साल 11 महीना 18 दिन जो समय लगे, इसमें 105 मीटिंग हुई, बैठक हुई और 12 सेशन हुए। अब 12 सेशन का ये डेट मैंने लिख दिया, आप जितना याद कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने बताया ये 4, और ये जो लास्ट सेशन कब है ये भी याद रखना। अब ये जो 11वां सेशन आप जो देख रहे हैं, इस 11वें सेशन में क्या हुआ था, यह ध्यान से देखना है यहाँ पे। सबसे पहले लास्ट सेशन को देखिए, 12वां जो सेशन है आपका 24 जनवरी 1950 को। इसी सत्र में क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो है आपकी जन गण मन नेशनल सॉन्ग को और राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम को नेशनल एंथम अपना लिया था। मई 1949 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल यानी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। यानी कि इसी 1949 की बात है, यानी कि 12वां सेशन की ये सब सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी सेशन में प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि पहला जो राष्ट्रपति बना भारत का, ये संविधान सभा के द्वारा, राष्ट्रपति का भी चुनाव नहीं किया गया। फिर 1850 में, ये कब 1949 यानी कि 1850 से 1852 तक रहेंगे, क्योंकि फाइनली 1852 में आपका लोकसभा राज्यसभा सदन की गठन हो जाएगी। तो 1852 से 1857 तक चुन करके आएंगे। फिर 1857 से 5 साल 1862 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के राष्ट्रपति होंगे। क्लियर है।
अब भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद देखिए भारत फिर पाकिस्तान का विभाजन किया गया क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहता था भारत एक अखंड भारत के रूप में निकले, क्योंकि भारत को वो चाहता था कि जितना हो सकता है उसे विभाजन किया जा सके, उसे टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया जाए। जैसे कि आपने कहानी भी सुना होगा हैदराबाद के निजाम के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के हरि सिंह के बारे में, वो सब डिस्कशन नहीं करना अभी। जूनागढ़ के निजाम के बारे में ये लोग नहीं भारत में शामिल होना चाह रहे थे, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़, ये सब पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे थे। कश्मीर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार की नीति अंग्रेज ने बनाई कि जो भी राजा, ठीक है ना, प्रांत के हैं, वो आप चाहें तो पाकिस्तान में जा सकते हैं या भारत में रह सकते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके भी रह सकते हो। तो इस तरह से भारत को वो तोड़ करके रखना चाहते थे। खैर जब विभाजन हुआ तो अब याद रखना ये पॉइंट कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो 389 सदस्य थे उसमें से कुल 299 सदस्य ही भारत में रहे, यानी भारत के संविधान सभा में रहे, और रेस्ट जो बचा वो चला गया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। ये भी पूछता 11वां सेशन जो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, इसी सभा में संविधान को क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। तो पार्शियली रूप से, यानी कि अगर पार्शियली रूप से पूछ लिया जाएगा आंशिक रूप से संविधान कब इंप्लीमेंट किया गया, तो 26 नवंबर को ही कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को ही। और इसमें किया गया था, इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। और सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और 26 नवंबर 1949 को कुल 15 आर्टिकल, खास करके मौलिक अधिकार और सिटीजन से रिलेटेड आर्टिकल को पारित कर दिया गया। मेन रीजन ये था क्योंकि अब लोग क्या कर रहे थे, पाकिस्तान जा रहे थे तो वहां पर अगर सिचुएशन सही नहीं देखने के कारण भारत में आ जा रहे थे, जिससे भारत सरकार को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इसलिए सबसे पहले सिटीजन एक्ट को लागू कर दिया कि कोई भी लोग अब ऐसे ही भारत नहीं आ सकते या भाई भारत से पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं। तो ये 15 आर्टिकल को इंप्लीमेंट किया गया था। पूछा जाएगा आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से 26 जनवरी, यानी पूरी तरह से पूरा संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे संविधान को लागू कर दिया गया। इसे मध्य में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। भारत संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव आपको बताया 1935 एक्ट का पड़ा है। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण राज्य रायजादा ने लिखा था। और बसंत कृष्ण वैद्य ने इनको सुल्लेख शैली में मूल भारतीय संविधान को हिंदी संस्करण में लिखा था। और पार्टी में अगर पूछा जाएगा तो मैंने ये बतला दिया, स्वराज पार्टी ने मांग की थी। संविधान का सबसे पहले जो संविधान कहाँ आया, तो इंग्लैंड में आया था। दुनिया का पहला आलिखित संविधान, सबसे पहले आलिखित संविधान इंग्लैंड है। आलिखित का कंसेप्ट क्लियर है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का जो रिजिड और फ्लेक्सिबल भी है। और दुनिया का पहला लिखित और सबसे छोटा संविधान अमेरिका जो सबसे कठोर है। अब ये याद रखना है, ये पूछता है कि भारत का संविधान अर्धसंघीय संविधान है, ऐसा किसने कहा था। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो केशी वियर ने कहा था, ये भी याद रखना है। अब देखिए ये संविधान सभा में कई तरह की समिति यानी कि कमेटी का इन्होंने गठन किया था। कौन कौन से कमेटी के गठन की थी, पहला था आपका ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे प्रारूप समिति या फिर मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है यहाँ पे कि जो गठन किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का, इसका गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। पहला पॉइंट। दूसरा 29 अगस्त 1947 हो गया। इसमें टोटल मेंबर कितने थे, 7 थे। कितने मेंबर थे, 7। ये सातों के साथ आपको नाम याद होने चाहिए। B.R. अम्बेडकर जो इनके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे मसौदा समिति की, ड्राफ्टिंग कमेटी के। N. गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, M. सदुल्ला, एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूछा जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी में मुस्लिम लीग के किसने इसके सदस्यता में भाग लिए थे या फिर इसके सदस्य बने थे, तो एम सादुल्ला जी। B.L. मित्र ने रिजाइन दे दिया था, इसके जगह N. माधव राय ज्वाइन किए थे ड्राफ्टिंग कमेटी को। पूछा जाएगा B.L. मित्र की जगह किसको शामिल किया गया था। D.P. खेतान की डेथ हो जाने के कारण T.T. कृष्णाचारी को ऐड किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी इसलिए संविधान सभा में बैठे हैं। मैंने बताया था कि समिति का गठन क्यों किया जाएगा, कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी कानून बनाना, कोई भी ऐसी घटनाएं घट गई है देश में तो कमेटी बनाई जाएगी। तो पॉलिटिक्स से क्षेत्र से जो ये लोग बिलोंग करते थे इनको क्या किया गया, समिति में शामिल किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था, संविधान को तैयार करना, संविधान का ढांचा। ये एकदम पूछा गया आपका, मैंने MCQ का ही ये लाइन लिख दिया, संविधान का ढांचा तैयार करना इसका उद्देश्य था। इस समिति ने अपनी फाइनल रिपोर्ट संविधान सभा को कब दी, 21 फरवरी 1948 को दिया कि इस प्रकार संविधान का प्रारूप होगा। इसके बाद और भी बहुत सारी कमेटी बनी, संघ संविधान समिति, एक समिति बनी संघ शक्ति समिति और एक समिति बनी राज्य समिति। ये सब इंग्लिश में नाम है। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों अध्यक्ष एक जगह मैंने लिख दिया। अगला समिति है प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, यानी प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया।
देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात की जाए, जो भारत के इंटरिम गवर्नमेंट में क्या थे, होम मिनिस्टर थे, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने पूरे के पूरे प्रांत को एक जोड़ा था। जो हैदराबाद के निज़ाम जो भारत में नहीं शामिल होना चाह रहे थे, इनको सेना के बल से इनको भारत में शामिल कराया गया। जूनागढ़ में भी यही चीज़ें देखने को मिली। फिर श्रीनगर की जब कहानी आपने सुना होगा हरि सिंह के बारे में, जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहा था, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। जो हरि सिंह थे, जो हिंदू कम्युनिटी पंडित समाज से वो बिलोंग करते थे, तो पाकिस्तान वो जा नहीं सकते, तो उन्होंने स्वतंत्र घोषित की। तो जब सरदार वल्लभ पटेल ने हैदराबाद के निजाम को सेना के बल पे भारत में उनको शामिल किया और हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान भाग गया, तो पाकिस्तान ने भी बात कही कि जब ब्रिटेन ने ये नियम बनाया कि जो प्रांत पाकिस्तान जाना चाह सकता है वो जा सकता है, जो भारत में रहना सकता है वो भारत में रह सकता है, जो स्वतंत्र रहना चाह सकता है तो वो स्वतंत्र रह सकता है। तो आप इसे जबरदस्ती क्यों भारत में शामिल किए? तो इसी के कारण को देते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया सेना लेकर के। जो हरि सिंह की जो सेना थी काफ़ी कमज़ोर थी सेना, और पाकिस्तान एक मजबूत सेना के साथ कश्मीर में इन किया, तो तुरंत ही कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी सेना कश्मीर भेजे। देखिए इस समय वो सिचुएशन था, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था और इसी समय यूएनओ का स्टैब्लिशमेंट हुआ था और थर्ड वर्ल्ड वार जैसे सिचुएशन फिर से बन रही थी भारत पाकिस्तान को लेकर के। तो तुरंत यूएनओ में ये बात पहुंचती है और यूएनओ तुरंत घोषित करता है कि जो जहां है जिसकी सेना वो वहीं रुक जाए। तो जब भारत की मैप आप देखते हैं, ठीक है, आप भारत का मैप अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ तक पाकिस्तान की सेना पहुंची, ये यहीं रुक गए, भारत की सेना यहीं पर रुकी हुई है। भारत की सेना भी इतनी मजबूत थी क्योंकि देखिए भारत की सेना ही यहाँ से वहाँ गए थे, शिफ्ट हो गया था पाकिस्तान, कुछ तोप वगैरह भी यहाँ पे इनको दिया गया था। तो भारत इतना मजबूत चाहता तो पाकिस्तान का इतना अधिकार क्षेत्र को अभी अपने अधीन कर सकता था, ठीक है, लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं, सभी सेना यहीं रुक गए और यहीं पे आपका लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दिया गया। वो मैटर अभी भी यूएनओ में है। और इधर आप देखते हैं अक्साई चीन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो भी घटनाएं आप देखते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें कैप्सूल सीरीज में मैंने बताया भी है। तो ये अभी सेना यहीं पर, और यहाँ पे फाइनली आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कर रखा है ये सारे क्षेत्र को। खैर ये सब चीज़ें घटनाएं हैं। तो ये सरदार वल्लभ की भाई मतलब कि देखिए बात है, जो आज अखंड भारत की हम जब बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। संचालन समिति की अगर बात की जाए तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ समिति और रियासत समिति याद रखना है। झंडा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया था। एडहॉक फ्लैग कमेटी भी पूछ लिया जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम डिजाइन मैडम भिकाजी कामा के द्वारा किया गया था। और तिरंगे झंडे को राष्ट्र ध्वज के रूप में 22 जनवरी जुलाई को 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। हाउस कमेटी सदन समिति के अध्यक्ष हैं पट्टाभी सीतारामैया। भाषा समिति लैंग्वेज कमेटी के अध्यक्ष हैं मौश्चरी सत्यानारायण जी। संविधान सभा के संचालन समिति है जीवी मावलांकर, और साख समिति के अध्यक्ष है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये सब पूछा गया। ऑर्डर ऑफ ट्रेड कमेटी के अध्यक्ष है के एम मुंशी। इसके अलावा कोई आपको कमेटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंटरिम गवर्नमेंट के बारे भी, क्यों इसको थोड़ा सा के लिए छोड़ दूँ। चलिए सबसे पहले याद रखना है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट में जो पहला प्राइम मिनिस्टर आपका बना था, और फॉरेन मिनिस्टर भी कौन थे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए आपके? प्राइम मिनिस्टर भी और फॉरेन मिनिस्टर भी। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में, एजुकेशन मिनिस्टर किसे बनाया गया था? तो सी राजगोपालचारी को बनाया गया था। आपका इंटरिम गवर्नमेंट में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन, तो अभी मैंने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। फूड और एग्रीकल्चर के बारे में बोला जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। लेबर मिनिस्टर किसको बनाया गया था? तो बाबू जगजीवन राम को बनाया गया था। लिखते चलेंगे। कॉमर्स मिनिस्टर पूछा जाएगा तो आई चुनरीगढ़ को बनाया गया था, ठीक है, चुनरीगढ़ को बनाया गया था। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट बना दे कि डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया था? डिफेंस मिनिस्टर इस इंटरिम गवर्नमेंट में किसको बनाया गया था? तो सरदार बालदेव सिंह को, याद रखना, सरदार बालदेव सिंह को। हेल्थ मिनिस्टर किसको बनाया गया था? गजनाफर अली खान को बनाया गया था। इसके बाद आपको माइंस और पोर्ट्स मिनिस्टर किसे बनाया गया था? तो एससी बाबा को बनाया गया था। रेलवे मिनिस्टर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, तो अरुणा आसफ अली याद रखेंगे। बस इतना याद रखिएगा। एक याद रखिएगा लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया था, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका इंटरिम गवर्नमेंट से। तो भाई ये आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होप शो मैंने 40-45 मिनट के क्लास में ख़त्म करने की कोशिश की है, बट ये क्लास आपका 3 घंटे का चलता है हमारे पेड कोर्स में। चलिए ठीक है भाई, यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को। मिलते हैं अगले मैराथन में 11वां मैराथन के साथ। तब तक के लिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा ही एग्जाम में, ठीक है ना भाई। यहाँ से आप छोड़ नहीं सकते हैं ये सब सारे चैप्टर को। तब तक के लिए धन्यवाद।